और आज की जो भी जानकारी है भैया वो प्रोटीन के संदर्भ में रहेगी। अब प्रोटीन के संदर्भ में रहेगी तो देखो प्रोटीन में क्या क्या चीजें हम लोगों के यहाँ पूछी जाती हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है, कहता है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत बता दीजिए। प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? देखो मैं नॉर्मली अगर बोलूँ तो दाल, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोटीन के ही सोर्स हैं। और उनमें से भी प्रोटीन का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो पाई जाती है दालों में, और दालों में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप परसेंटेज वैल्यू याद करें और फिर सोचें कि नहीं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम परसेंटेज वैल्यू याद कर पाएँ। आप इतना बात याद रखना है कि प्रोटीन के सोर्स दाल, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली ये हैं। मैंने लिख रखा है, आप उसको चाहे तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ भी सकते हैं कि सोयाबीन की दाल में 54%, 54% प्रोटीन की होती है या प्रोटीन से बना होता है। मांस का 22% भाग प्रोटीन द्वारा बना होता है। अंडे का 14% भाग प्रोटीन के द्वारा होता है। गेहूं का 12% भाग जो है वो प्रोटीन के द्वारा बनाया गया हुआ होता है। और दूध में प्रोटीन की मात्रा केवल कितने % होती है? 4। हालांकि इससे भी अतिरिक्त और भी पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन क्या है कि हमको सोर्स में कुछ पदार्थों की ही बड़ाई बतानी है। तो हम बहुत सारे पदार्थों की बड़ाई बताने से क्या रखा है? अगर हम प्रोटीन के सोर्स लिखने पड़ेंगे, पूरे घूमने लगेंगे तो सोर्स में कहो 150 आ जाए सोर्स जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, फिर तो हम यही लिखते रहेंगे पूरी जिंदगी। आगे नंबर पर चलते हैं, कहता है प्रोटीनों का वर्गीकरण, अर्थात प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। अलग अलग से प्रकार से प्रोटीन को बांटा गया है और उस बेसिस पर अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो पहले प्रकार से मैंने प्रोटीन को बांटा है। कहता है आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों के प्रकार। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन में प्रोटीन की श्रृंखलाएं सीधी होती हैं। लिखा भी है मैंने, देखो क्या कहता है, रेशेदार प्रोटीन या फाइबर प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के अणु केवल एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। पहला अणु, दूसरा अणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सारे के सारे अणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन को आप कहते हो रेशेदार या फाइबर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। कहता है ये जो प्रोटीन होते हैं रेशेदार, ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते ही नहीं। अच्छा, जल में घुलते नहीं, इसको भी पहचानेंगे। अगर मैं रेशेदार प्रोटीन या फाइबर प्रोटीन का एग्जाम्पल देखूं तो पहला एग्जाम्पल है केराटिन में। केराटिन पाया कहां जाता है? बालों में, नाखून में, त्वचा में, जानवरों के सींग में और जानवरों के खुर जानते, सींग तो सभी जानते, खुर जानते हो, पैरों में। ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन का एक और भी अच्छा तरीका है, प्रोटीन अंगों की वृद्धि के लिए बिल्कुल सहायक है। जिन भागों में ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, जो अंग या शरीर के जो भाग ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें आप इस बात को पाएंगे कि उनमें वृद्धि की दर अन्य भागों से तेज है। नाखून, आप इस बात को पाओगे, इसमें शरीर के अन्य भागों से हाथ पैर के बढ़ने की स्पीड एक निश्चित है, एक जगह फिक्स भी हो जानी है। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या? नाखूनों के बढ़ने का फिक्स ही नहीं है, यह हर हफ्ते बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रोटीन जो है अंगों की वृद्धि के लिए उतना ही ज्यादा सहायक है। तो बाल केराटिन से बने होते हैं, नाखून भी केराटिन से बने होते हैं, त्वचा भी, सींग भी और खुर से। और एक चीज भी ध्यान सकते हो, अगर ये सारी चीजें ना पता हो तो एक सब्जेक्ट को आप लिख सकते हो कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। अरे कभी कभी तो तुमने शैम्पू का प्रचार भी देखा होगा, तो उसने बोला होगा कि केराटिन युक्त शैम्पू। तो केराटिन युक्त शैम्पू का मतलब है उसमें जो शैम्पू में प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, मायोसिन। एक प्रोटीन का नाम मायोसिन भी है, जैसे केराटिन एक प्रोटीन है, मायोसिन भी एक केराटिन है। यह पाया जाता है मांसपेशियों में। अगला है फाइब्रियन, ये रेशम में पाया जाता है। एक और प्रोटीन है कोलाजन, और कोलाजन जो प्रोटीन है ये पाया जाता है टेंडन। टेंडन का मतलब जानते हो? टेंडन का मतलब होता है, देखो ये टेंडन का मतलब अस्थियों का जुड़ाव, 2 बोन्स का जो जुड़ाव होता है, इसको कहते हैं टेंडन। अब ऐसा मत कह देना यार कि केवल यही टेंडन है। शरीर के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां हड्डियों का जुड़ाव है,
उन भागों पर को टेंडन कहते हैं। और टेंडन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है? कोलाजन। अस्थि तो जानते ही होगे, हड्डियां एवं उपास्थि जानते हो? उपास्थि भी एक प्रकार की बोन्स ही होती हैं, लेकिन ये वे बोन्स होती हैं जो प्रायः मुलायम होती हैं। अस्थि कहते हैं उन हड्डियों को जो कठोर होती हैं, हाथ पैर उंगलियों में पाए जाते हैं। और उपास्थि कहते हैं, आपको याद होगा, एक कान की हड्डी देखो मुलायम होती है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मोड़ोगे मुड़ जाएगी, तो इसको अस्थि नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? उपास्थि। समझ गए उपास्थि किसको कहते हैं? चलो आगे चलते हैं। कहता है दूसरा, पहला प्रोटीन तो रेशेदार हो गया, दूसरा गोलीय प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन हम इसको कहते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये वैसे अंग्रेजी शब्द है ग्लोब्यूलर, और हिंदी में गोलीय प्रोटीन। अच्छा, उसमें क्या थे? प्रोटीन के अणु एक सीरीज श्रृंखला में अरेंजमेंट बनाते थे। इसमें प्रोटीन के अणु जो है वो छल्लेदार संरचना बनाते हैं, गोलीय संरचना बनाते हैं, मुड़ी हुई संरचना बनाते हैं। आप इनमें से कोई शब्द लिख सकते हो, चाहे छल्लेदार संरचना बनाते हैं प्रोटीन के अणु, गोलीय संरचना बनाते हैं प्रोटीन के अणु, या मुड़ी हुई संरचना प्रोटीन के अणु बनाते कर तैयार करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? प्रोटीन के अणु आपस में मुड़कर जुड़ते रहते हैं या जुड़ते हैं एवं गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। पूछेगा जैसे इन प्रोटीन्स में क्या है? एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, आप अगर चाहना तो इनको ध्यान दे लेना। क्या? एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी और हीमोग्लोबिन, ये कुछ प्रकार के ये भी प्रोटीन है। एंजाइम्स भी एक प्रोटीन है। अभी मैं इसको डिटेल में और थोड़ा कर दूंगा, इतना तो डिटेल नहीं करेंगे जितना बायो में शायद किया गया होगा, लेकिन ठीक ठाक थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। हार्मोन्स भी एक प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं, और हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन का ही भाग होते हैं। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन जल में अघुलनशील होते थे, ये जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। अपोजिट नेचर होता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। देखो, ये पहला प्रकार हो गया संरचना के बेसिस पर, अणुओं की संरचना के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इसके बाद आता है, कहता है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। इसका अर्थ क्या है? कोई भी प्रोटीन का किसी भी प्रोटीन का जब जल अपघटन कराते हो तो जल अपघटन से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, इस बेसिस पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले सरल प्रोटीन। कहता है सरल प्रोटीन में क्या होगा? परिभाषा पर ज्यादा जोर नहीं देना है कि इसको बैठ के 15 मिनट तक रट रहे थे। सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं, अगर इनका आप जल अपघटन कराओगे तो केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे। अल्फा एमिनो एसिड याद है? एमिनो ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ता था? अल्फा कार्बन पर। कहता है इनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। डबल ए का मतलब है एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन तो अंडे में भी पाया जाता है, ग्लूटोनिन, और लास्ट में है प्रोलैमिन। ये ऐसे भाग है, प्रोटीन है, जिनके जल अपघटन कराने पर केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रकार का प्रोटीन आता है संयुग्मी प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन का मतलब जानते हैं? संयुग्मित का मतलब दो चीजें आपस में क्या होंगी? मिली होंगी। तो क्या कहता है? कहता है अगर इनका जल अपघटन कराया जाए तो इनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो एसिड तो प्राप्त ही होता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होती हैं जो उनमें प्रोटीन का भाग नहीं होता है। इस अप्रोटीनीय का मतलब जानते हो? अप्रोटीनीय का मतलब होता है जिसमें प्रोटीन ना हो। तो संयुग्मी प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर जो अपघटन कराते हैं तो अल्फा एमिनो एसिड तो मिलते ही हैं, और साथ में अप्रोटीनीय भाग भी पाए जाते हैं। अप्रोटीनीय भाग का मतलब जानते हो? जिनमें भागों में प्रोटीन ना हो। जैसे पूछेगा इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड तो होता ही है, और साथ में न्यूक्लिक एसिड भी होता है। कुछ बच्चा सोचेगा न्यूक्लिक एसिड ये नया नाम है। बेटा न्यूक्लिक एसिड नया नाम नहीं, न्यूक्लिक एसिड बहुत पुराना नाम है। अगर इसमें न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा तो ये दो प्रकार का होता है। एक डीएनए, न्यूक्लिक एसिड को कैसे लिखोगे? Na। एन का अर्थ है न्यूक्लिक, ए का अम्ल का एसिड कहते हैं तो Na। Na जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक RNA और एक DNA। मतलब मैं क्या सोचता हूं, संयुग्मी प्रोटीन में एमिनो एसिड तो पाए जाते हैं, साथ में RNA और DNA भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन।
अरे भैया व्युत्पन्न प्रोटीन का एक साधारण सा अर्थ है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है दूसरे प्रोटीनों से बनाया गया। व्युत्पन्न का अर्थ होता है यही। क्लास 10th या 9th में थे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। टीचर आपको आसानी से व्युत्पन्न राशियां टीचर तुमको समझा देता था। व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा में बताते थे, कहते थे वे राशियां जो दूसरी राशियों की सहायता से प्राप्त की जाएं या दूसरी राशियों से बनाई जाएं। तो व्युत्पन्न का मतलब है बने हुए दूसरे से। तो व्युत्पन्न प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन स्वयं में कोई प्रोटीन नहीं है, ये दो या दो से अधिक प्रकार के प्रोटीनों के क्या होने से बना है, मिलने से बना हुआ है। कहता है सरल या संयुग्मित प्रोटीन का अम्ल, चाहे सरल प्रोटीन हो या संयुग्मित प्रोटीन हो, अगर आप उनका क्षार में या जल में या अम्ल में अपघटन करा देते हो तो आपको इस प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोटियोश, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, ये इस प्रकार के प्रोटीन के उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो चीजों को। तो बेस्ट वर्जन है प्रोटीन के वर्गीकरण का, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। क्या कहता है, कार्य के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो आपने सबसे पहले संरचना के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकरण किया, फिर दूसरा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया। अब आप आते हो कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण करना है आपको। सबसे पहला होता है संरचनात्मक प्रोटीन। अगर मैं कार्य के आधार पर देखूं, संरचनात्मक प्रोटीन कोई पूछा है कहां पाया जाता है, त्वचा में, कहां पाया जाता है, अस्थि में, कहां पाया जाता है, उपास्थि में। इसका नाम संरचनात्मक क्यों पड़ता है? संरचनात्मक इसलिए पड़ता है क्योंकि ये प्रोटीन ही आपके शरीर की बनावट का निर्धारण करता है। त्वचा आपके शरीर की बनावट का निर्धारण करती है, हड्डियां आपके शरीर के बनावट को निर्धारित करती हैं, उपास्थि आपके शरीर की बनावट को निर्धारित करता है। तो आपकी शरीर को संरचना को निर्धारित करने वाला जो प्रोटीन है उसको संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। और नॉर्मली शरीर की बनावट को तैयार करने वाला प्रोटीन है कोलाजन। क्योंकि अरे इसको तो अभी पढ़ा भी था हम लोगों ने, नहीं कहीं पढ़ा था? हाँ, टेंडन, अस्थि एवं उपास्थि। अब समझ लो हड्डियां टेढ़ी हो गई, बनावट बिगड़ गई। हड्डियां ठीक ठाक हैं, पैरों की हड्डियां लंबी हो गई तो भैया पैर लंबे हो गए, बनावट बदल गई। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन का मतलब है, अब ऐसा समझते हो, मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात पढ़ते हैं। कहता है मांसपेशियों में पाया जाता है। एक तो मांसपेशियों को संकुचित रखता है, बांधे रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन के नाम क्या हैं? तो जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं मैंने उनको केवल लिखाया है। एक मायोसिन है जो मांसपेशियों पर पाया जाता है, याद रखना भी आसान होगा। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन, और दूसरा एक्टिन। आप याद नहीं कर सकते तो एक ठीक है आपके लिए, तैयार कर लेना। इसके बाद आता है दूसरा एंजाइम। मैंने लिखा है एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। देखो ये बात समझना, यहां पर सर जी ने लिखा है कि संकुचित प्रोटीन कहां पाया जाता है, यहां लिखा है रचनात्मक प्रोटीन कहां पाया जाता है। लेकिन इस जगह एंजाइम को मैंने ये नहीं कहा है कि कहां पाया जाता है, हमने कहा है एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। ये मैंने नहीं कहा कि ये पाया कहां जाता है, क्योंकि ये शरीर के सभी भागों में पाया जाता है। अब जैव उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है बेटा? नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मानव शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। अपने शरीर है, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अभी भी हो रही होंगी। जो रासायनिक अभिक्रियाएं मानव शरीर के अंदर या किसी अन्य जीवधारी के अंदर होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। और उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड का मेंटेनेंस रखता है, स्पीड को अच्छा बनाए रखता है, हम उसको कहते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपने उत्प्रेरक पढ़ा था। उत्प्रेरक क्या करता था? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता था। सेम मनुष्य के शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तो घटाता बढ़ाता होगा कोई ना कोई उत्प्रेरक।
तो मनुष्य के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जो उत्प्रेरक घटाएगा या जो उत्प्रेरक बढ़ाएगा, उन उत्प्रेरक को कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एंजाइम। जैव उत्प्रेरक का मतलब समझ गए, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को घटाने और बढ़ाने वाला उत्प्रेरक। और वो उत्प्रेरक एंजाइम भी हो सकता है और वो उत्प्रेरक हार्मोन्स भी हो सकता है। मैं बात करता हूं अभी दुनिया में। कहता है एंजाइम कौन से जैव उत्प्रेरक होते हैं? पहला उत्प्रेरक है पेप्सिन। आप याद रखना, पेप्सिन एंजाइम ही एक ऐसे एंजाइम है जो मनुष्य द्वारा किए गए भोजन को पचाता है। इस दुनिया में जब पेप्सी ने कोल्ड ड्रिंक जो बनाई गई, पहली कोल्ड ड्रिंक जैसे बनाई गई, पेप्सी नाम उसका दिया गया। जानते हो पेप्सी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पेप्सिन वही काम करता है या पेप्सी वही काम करती है जो कौन सा एंजाइम करता था? पेप्सिन। वो भी भोजन को पचाने में सहायक है, ये भी भोजन को पचाने में सहायक है। तो भोजन को पचाने के कारण उसका नाम पेप्सी रखा गया, जो इसी के नाम पर रखा गया है। एक और एंजाइम है ट्राइसिन। अगले नंबर पर आ जाते हैं एंजाइम को छोड़कर हार्मोन्स। हार्मोन्स भी एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक का मतलब शारीरिक रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को घटाता और बढ़ाता है। घटाता और बढ़ाता का मतलब ये है बेटा, जरूरी नहीं कि अभिक्रिया की गति को घटाएगा ही। बाई चांस कभी मानव शरीर के अंदर कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति धीमी हो गई है तो फिर उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और बाई चांस मानव शरीर के अंदर किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति तीव्र हो गई है तो फिर उसको हार्मोन्स क्या करेगा? घटाएगा। जो पता समझ ले, हर अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा ऐसा नहीं। मानव शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं वो एक निश्चित दर से हो रही हैं और उस निश्चित दर से होना ही लाभदायक है। अगर इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक भी रासायनिक अभिक्रिया अपने वेग से इधर उधर हो जाती है, समझ लीजिए फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उत्पन्न होने वाली है, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो और चाहे प्रॉब्लम बड़ी हो। और इसमें मनुष्य का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सारा कुछ शरीर का सिस्टम जो कनेक्ट होता है आपके इस माइंड से, दिमाग से। आप दिमाग में जिस प्रकार का भाव सोचते हो, जिस प्रकार का चीजें आप सोचते हो, आपकी बॉडी उसी प्रकार का एंजाइम या हार्मोन्स ज्यादा डेवलप करती है। जैसा आपने दो चार ठीक ठाक, मैं क्या कहता हूं कि ऐसे वीडियो देख लिए जिसमें डिप्रेशन की चीजें दिखाई गई थी, परेशानी की चीजें दिखाई गई थी। आपने दो चार ऐसी पिक्चरें देख ली, वैसे तो ऐसी बनी नहीं, लेकिन दो चार ऐसी कहानियां सुन ली जिनसे ऐसा ये पता चला कि पढ़ाई करना बेकार है। या दो चार लोगों से ऐसे मिल लिया जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया आपस में बात करते कि पढ़ाई करना बेकार है, इससे कुछ भी नहीं मिलता। 5 मिनट बाद आपका भी दिमाग ये सोचने लगेगा बात सही है, पढ़ाई करना बेकार है और हमें इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। जानते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को वही चीजें लगातार परेशान कर रही थी और आपके माइंड को जब परेशान किया तो माइंड ने ऐसा संकेत दिया अपने शरीर के ग्रंथियों को, पार्ट्स को, आप ऐसा एंजाइम डेवलप करो जो इसको डिप्रेशन में ले जाए। आप ऐसा कर लें कि बस आप एक दिन घर से निकले और हर आदमी आपसे कहता चला जाए, जैसे आप किसी भी ले, बस आपसे इतना कहे कि यार बीमार हो गए हो लगता है तुम, वो निकल जाए। फिर ऐसा कर फिर 10 आदमी आपसे केवल कहने कि आप बीमार हो गए। जानते हो आपकी बॉडी अपने आप, अगर आपने दिमाग उनकी बातों पर थोड़ा सा लगा लिया, माइंड तुरंत आदेश देगा ग्रंथियों को, शरीर में इतनी सारी ग्रंथियां हैं, जाओ एंजाइम डेवलप करो, जाओ हार्मोन्स डेवलप करो, ऐसा एंजाइम और हार्मोन्स डेवलप करो कि ये तुरंत जाके बीमार हो जाए। अपने आप तुम खुद शाम तक अपने आप को बीमार महसूस करें, खुद कहोगे लगता है बुखार तो है हल्का हल्का, हाँ सरदर्द भी कर रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं यार। सेम कैटेगरी पे तुमने छोटे छोटे बच्चों को देखो, मैं बातें नहीं करता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखा हो, जब वो कोई ऐसी फिल्म देख के आते हैं जिसमें मार धाड़ खूब ज्यादा रहती है, नहीं खूब ज्यादा मार धाड़ थी, वो मिथुन था पुरानी फिल्मों में, नहीं एक फिल्म तो मैंने देखा 3 बार, 2 या 3 बार मरने के बाद भैया फिर से जीवित हो गए। मैं सोच रहा था कि अब ये मर गए, अगले 5 मिनट फिर से जीवित खड़े हैं। ऐसी मूवी के देखने के बाद जब कभी भी छोटा बच्चा घर से निकले, ध्यान देना इस बात को तुम, अब वो बिल्कुल वायलेंस मूड में आ गया है, क्योंकि उसके दिमाग ने उस चीज को बिल्कुल रख लिया है। मार ऐसी हुई थी, वो कहो गली से निकल भी रहा हो तो 1-2 घूंसे इधर उधर लगा, 1-2 निकले उसी के घूंसे लगा दे, कहो नहीं होता है।
तो ये दिमाग में ऐसी चीजें डेवलप कर दी है कि उसके दिमाग ने वो एंजाइम्स और हार्मोन्स डेवलप करने के लिए बता दी, बनाओ भैया इसको, अब इसको इस कैटेगरी पे लेके जाओ। इनका बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। वैसे तो रोल हर एक चीज का है, क्योंकि आप कार्य के आधार पर चीजों को पढ़ रहे हो, तो हर एक चीज का अपना एक कार्य है। ऐसा मैंने एक बुक में कहीं पढ़ा था, कहता है 3 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सर पर होती हैं, यहां इतने भाग पर। तो यार बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं तो यहीं हो रही, 3 लाख, तो काफी ज्यादा चीजें चलती रहती हैं। आगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं आपको, एंटीबॉडीज भी इनको कहते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको रोगों से लड़ने की क्या प्रदान करते हैं? क्षमता। क्या हुआ, किसी भी रोग का बैक्टीरिया आप पर आया, आप देखते हो कि इसमें कोविड-19 चल रहा था अभी, बहुत लोगों को उसने इफेक्टेड भी किया और बहुत लोग उसी के साथ रहने वाले इफेक्टेड नहीं भी हुए। तो जिनकी एंटीबॉडीज स्ट्रांग थी उसने रोगों से लड़कर अपने आप को, शरीर को बचा लिया, और जिसका एंटीबॉडीज वीक होता है वो रोगों से लड़कर अपने शरीर को बचा नहीं पाता है, फिर उस पर रोग हावी हो जाते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करता है? रोगों से लड़ता है और उसको क्षमता देता है। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। कहता है कोई ऐसा बता सकते हो? बिल्कुल एक बता सकते हैं। अरे सॉरी, हार्मोन्स में बताना भूल गया एग्जाम्पल। हार्मोन्स का एग्जाम्पल है इंसुलिन और हार्मोन्स का एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन। एंटीबॉडी रक्त में उपस्थित गामा ग्लोबुलिन, अब एंटीबॉडी कार्य करता है और रक्त में उपस्थित गामा ग्लोबुलिन जो होता है ये इन्फेक्शन, ऐसा मैं समझूं, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। रक्त प्रोटीन। अब रक्त प्रोटीन क्या होता है? अपने मानव शरीर के रक्त में बहुत सारे प्रोटीन घुले रहते हैं। मानव का जो रक्त होता है उसमें कई सारे प्रोटीन घुले रहते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन तो आपने नाम भी सुना होगा, हीमोग्लोबिन। मानव के रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन है ये, और इनके कुछ जो मैं मानव रक्त के कुछ भाग देखूं, कुछ पार्ट देखूं, कुछ हिस्से देखूं, तो उसमें से एक है हीमोग्लोबिन, ऐसा आपने देखा भी होगा, एल्ब्यूमिन, और तीसरा फाइब्रिनोजन। इसके बाद आता है टॉक्सिन। टॉक्सिन नॉर्मली हर एक आदमी के पास नहीं है, और है भी तो सीमित है। टॉक्सिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो नॉर्मली अगर मैं ज्यादातर मात्रा में देखूं जहरीला होता है। टॉक्सिन एलिमेंट्स का मतलब होता है जहरीले तत्व। और जहर क्योंकि सांप में होता है, तो मैंने वही लिखा दिया है कि सांप के जहर में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। वैसे भी किसी भी जहरीली चीज में टॉक्सिन प्रोटीन पाए हो जाते हैं। टॉक्सिन प्रोटीन का मतलब है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोटीन, शरीर पर विपरीत प्रभाव डालने वाले प्रोटीन को आप टॉक्सिन्स कहते हो। वैसे इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रोटीन थे, 7 ही नहीं है, इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन आपको मैं क्या सोचता हूं कि इन 7 की ही तैयारी बना करके रखनी है। एग्जाम्पल जिनके 2 हैं आप ना तैयार कर सकें, एक तैयार करें, लेकिन तैयार जरूर करें, छोड़कर किसी को ना आए। पता लगा कि आपने सोचा नहीं यार इसको छोड़ देंगे, ऐसा छोड़िएगा मत। एग्जाम्पल जहां 2 हैं, एक को रख सकते हैं अपने पास, दूसरा नहीं भी रख सकते हैं, और तकरीबन सब में एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसको मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि आप कम से कम उस प्रोटीन का एक एग्जाम्पल तैयार करके जाएं। इसके बाद कुछ चीजें लिखी हैं जिसको आप समझ सकते हैं केवल, और बाकी उसके लिए कोई काम खास है नहीं। ये देखो ये लिखा है, इस चीज का मतलब क्या है? एमिनो एसिड के बहुत सारे अणु जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं, जो भी एमिनो एसिड के बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड के बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनता है प्रोटीन्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये अच्छा चीज है जिसे आप एक ही लाइन पे बहुत सारी चीजें समझ जाते हो। क्या चीजें समझ जाते हो? एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जब आपस में मिलते हैं तो बनता है प्रोटीन। कुछ अलग प्रकाशन की किताबों में इसी घटना को अलग प्रकार से लिखा गया है, वो मैंने नीचे लिखा है। कुछ बुक्स इसको पूरा कहते हैं, थोड़ा सा एक काम करो, कहते हैं इसको और एक्सप्लेन कर दो ढंग से। जो यही चीज लिखी है वो भी यही लिखी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा किया गया इसमें। क्या? एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं, अल्फा एमिनो एसिड से बनते हैं सरल पेप्टाइड, सरल पेप्टाइड के मिलने से बनता है पॉलीपेप्टाइड,
और हमने यहां लिखा था पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, लेकिन उसमें से भी कोई टर्म है। पॉलीपेप्टाइड के मिलने से पेप्टोन, पेप्टोन के मिलने से प्रोटियोस, और प्रोटियोस के मिलने से बनता है प्रोटीन। इसमें ये दो टर्म जो थे ये ऊपर वाले पर नहीं दिए गए थे, तो इसको याद रखेंगे। एमिनो एसिड से सरल पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटियोस और लास्ट में प्रोटीन। केवल आपको ये क्रम ध्यान रखना है कौन किससे बनता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलीपेप्टाइड के मिलने से क्या बनता है, तो पॉलीपेप्टाइड के मिलने से प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड के मिलने से पेप्टोन भी बनता है। जो ऑप्शन होगा आप उसको केवल सही करोगे। हां, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए होंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा जो आप सही ढंग से तरीके से लगा सकते होगे। और जब कुछ ना तैयार रखें तो ये ऊपर वाली लाइन को ज्यादा ध्यान दें, प्रेफरेंस दें। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं। प्रोटीन की संरचनाएं रह जाती हैं अपने कोर्स में, तो प्रोटीन की संरचनाओं को भी पढ़ लेते हैं। कहता है प्रोटीन की संरचना पर, आपके पास ये आर्टिकल लिखा हुआ रखा है। कहता है प्रोटीन की कितनी इस प्रकार की संरचना होती है। वैसे तो 4 प्रकार की संरचनाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना। कहता है प्राथमिक संरचना के लिए एमिनो एसिड के विशेष क्रम में जुड़ने पर, अगर एमिनो एसिड एक विशेष क्रम में जुड़ता है तो उसके जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। आपने लिख भी रखा था कि अगर अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते रहेंगे तो पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड से बनेगा प्रोटीन। तो वही बता रहा है कि एमिनो एसिड से बना पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड की विशेष प्रकार की श्रृंखलाएं जब जुड़नी स्टार्ट हुई तो प्राथमिक संरचना बनती है प्रोटीन की। द्वितीय संरचना कहता है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी, पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, और उन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में बने होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, तो इस बात को 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से समझते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना से, अल्फा हेलिक्स संरचना देखो ना बना पाना तो जानते हो क्या करना है, बस 2 पेन ऐसे पकड़ लेने, ठीक है, और दोनों पेन को ऐसे पकड़ लेने। देखो थोड़ा थोड़ा दूर में, ऐसा एक ही पेन है मेरे पास तो भी ऐसे पकड़ लिया। चलो 2 पेन ऐसे दूर दूर थोड़ा पकड़ लेना है, यहां रख लेना है, बस ऐसे घुमाते चले जाना, पहली बार में बन जाएगा स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं करना, तुमको समझ पा रहे हो। देखो कैसे, मैं यहां बताता हूं। अब मेरे पास तो पेन एक ही है, देखो देखो कैसे बनाकर तैयार करना है। ये दूसरी वाली चाक कम चल पा रही है, समझ पा, दोनों पेनों को पकड़ना, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। गैप जितना ज्यादा रखोगे परत उतनी दूर दूर रहेगी और अच्छा बेटर समझ में आने वाला है। दोनों पेन को एक निश्चित एंगल में उंगली में फंसा के बना लेना है, काम खत्म। हाँ, और बीच में जो लटक रहे हैं उनको लटकाना, कैसे लटकाना है, परत के एक भाग से CO और परत के दूसरे भाग से NH, फिर परत के एक भाग से CO, परत के दूसरे भाग से NH, और उसके बीच में डैश डैश करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डैश डैश करके हाइड्रोजन बॉन्ड। रैंडमली CONH लगा के उनके बीच में डैश डैश हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा देना है। बनाने का तरीका मैंने बताया ना क्या करना है। आपको 2 पेन रख लेने हैं, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर, देखो ऐसे कुछ, एक मेरे से छूट रहा है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लोगे, उनमें बॉन्ड क्रिएट कर लेने हैं। एक तरफ डिजाइन बना लेना इंटरनल पार्ट पर। अब आगे चलते हैं। कहता है एमिनो एसिड के कीटोन समूह और चौथे एमिनो एसिड के NH समूह के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखो CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए गए। इसके बाद आता है बीटा लहरिया या बीटा लहरियादार परत संरचना। कहता है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये देखो होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। पहली श्रृंखला और ये दूसरी श्रृंखला। इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
अगर रटना चाहते हो तो रट सकते हो, नहीं तो मैं क्या सोचता हूं, समझो इस बात को। CORCHNH, फिर यही क्रम रिपीट कर देना है। CORCHNH, फिर यही क्रम रिपीट कर देना है। CORCHNH, 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 CORCHNH। समझ पा रहे हो? मैंने कम बनाया, आप ज्यादा बना सकते हो स्प्रे जो, लेकिन क्रम कैसे याद रखना है? CORCHNH, CORCHNH। और दूसरी तरफ क्रम में थोड़ा सा चेंज होना है। NH सेम स्टार्ट करेंगे, NHRCHCO, 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 ये स्ट्रक्चर लेके चलना है। और दोनों में ये भी ध्यान देना, तुमको ग्रुप कौन से ढूंढने हैं? CO और NH। और CO NH में वे ग्रुप ढूंढने जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। देखो NH और CO ग्रुप यहां भी है, लेकिन देखो एक दूसरे से कैसा है? दूर, तो उनको छोड़ देना। CO NH जब एक दूसरे के पास आ जाए उन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना। एक दूसरे के पास आ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, एक दूसरे से दूर गए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना है। पास में आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, दूर जाएंगे तो छोड़ देंगे। तो बस इसका क्रम और इसका क्रम तैयार रखना है। बाकी जो CO और NH पास में आएंगे उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बाकी छोड़ देंगे। लिखा क्या है? यही चीज लिखा है कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर क्रम में होती हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तृतीयक संरचना में क्या कहता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने व आपस में लिपटने से। सेम तकरीबन एक समझ लीजिए कि एक पेन के चारों ओर मुड़ी हुई लिपटी हुई श्रृंखलाएं बनती हैं। इस प्रकार से श्रृंखला बनती है, मिलने से प्राप्त होने वाली त्रिविम संरचना को तृतीयक संरचना कहते हैं। आपको इसको बना करके नहीं आना है, बनाने की डिमांड भी नहीं आएगी। इनमें से निम्नलिखित आबंध पाए जाते हैं। तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना में पाए जाने वाले आबंध को ध्यान रखना है ज्यादा, कि तृतीयक संरचना में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो तृतीयक संरचना में पाया जाता है विद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कभी कभी पूछता है किसके बीच बनता है? सल्फर और सल्फर के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। कहता है ये कहां पर, ये श्रृंखलाएं किस प्रकार के प्रोटीन में पाई जाती हैं? तो केराटिन में, कोलेजन में, एंटीबॉडी में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। लास्ट स्ट्रक्चर पर चलेंगे, चतुष्क संरचना। कहता है चतुष्क संरचना, इसमें संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच, आपको बताना तृतीयक और चतुष्क में मेनली याद रखना है कि बॉन्ड का प्रकार। इसमें से विद्युत आकर्षण बल तो उसमें भी पाया जाता है, इसमें भी मिलता है। इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल पा रहा है, कौन सा? वैन डर वाल्स बॉन्ड मिलता है। कहता है एवं प्रोटीन की वृहद श्रृंखला बनती है। ये जो चतुष्क संरचना है इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा अवयवी कणों से मिलकर बनी है। इसमें बहुत सारे अवयवी अणु मिले हुए हैं। अवयवी अणु बहुत सारे मिलने का रीजन देखो, वृहद श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला बनकर तैयार होती है। अर्थात सबसे बड़ी श्रृंखला यही होती है प्रोटीन की। कौन सी? चतुष्क संरचना। सबसे स्ट्रॉन्ग भी, स्थायी भी, टिकाऊ भी। फिर लास्ट में आता है प्रोटीन आखिर क्यों स्टेबल रहता है, टूटता क्यों नहीं प्रोटीन जल्दी से, ब्रेक क्यों नहीं होता? तो उसके कुछ कारण लिख देने हैं आपको। केवल और केवल क्या लिख के आना है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूती देता है प्रोटीन को, इसलिए प्रोटीन जल्दी से नहीं टूटता। आयनिक बॉन्ड या वैद्युत आकर्षण बल मजबूती देता है, इसलिए प्रोटीन जल्दी से नहीं टूटता। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इसको पानी पर आसानी से घुलने नहीं देता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रोटीन को स्ट्रॉन्ग करता है। इन बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग करने के कारण प्रोटीन जो है जल्दी से ब्रेक नहीं होता है अपने मॉलिक्यूल्स में। और जब तक बॉडी में प्रोटीन बना हुआ है, बॉडी में बहुत सारी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। तो बेटा ये चीज निपट गई है प्रोटीन के उपयोग। और एक क्वेश्चन जो है वो केवल अगली क्लास में होगा, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे विटामिन को।